गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। और मैं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर वर्षा सिंह आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वेरी गुड मॉर्निंग सभी के लिए। राधे राधे, राधे कृष्णा। हम प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं हम। तो जीनोम होता क्या है, जीनोम क्या होता है? देखो, एक किसी भी कोशिका के अंदर या हम कहेंगे किसी भी सेल के अंदर जो एक कंप्लीट सीक्वेंस होता है किसका, जीन का। ठीक है, जीन का एक कंप्लीट जो सीक्वेंस रहता है किसी भी कोशिका के अंदर उसको हम कहते हैं जीनोम। उसको हम क्या कहते हैं? जीनोम कहते हैं। अब मैंने कहा है कि किसी भी कोशिका के अंदर जीन का जो कंप्लीट सीक्वेंस रहता है। अब भाई वो सीक्वेंस क्या है? मैंने आप लोगों को न्यूक्लियोटाइड पढ़ाए थे, याद कीजिए जरा। वैसे याद कर दिमाग पे जोर डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उतना पुराना हुआ नहीं है कि आपको याद करने की ज़रूरत पड़े। ठीक है, अभी 2-3 दिन पहले ही पढ़ा था न्यूक्लियोटाइड, तो उतना दिमाग पे जोर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी होगी क्योंकि भूले नहीं होंगे। ठीक है, तो वो जो जीन का जो कंप्लीट सीक्वेंस की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि किसी भी कोशिका के अंदर जो जीन का कंप्लीट सीक्वेंस होता है उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम जीनोम कहते हैं। अब भाई जीन का सीक्वेंस की हम बात कर रहे हैं तो एक समझने के लिए देख लीजिए। तो जीन का कंप्लीट सीक्वेंस यानी कि सीक्वेंस का मतलब चल रहा है यहाँ पर, चलो मैं डीएनए ही बता देती हूँ आप लोगों को। ठीक है, अब ये हमने जैसे मान लीजिए डीएनए है तो इसमें जो न्यूक्लियोटाइड का ये जो सीक्वेंस रहेगा कि एडेनिन थाइमिन से जुड़ा है, थाइमिन एडेनिन से जुड़ा है, साइटोसिन जो है हमारा ग्वानिन से जुड़ा है, ग्वानिन जो है वो साइटोसिन से जुड़ा है। ये जो एक सीक्वेंस रहता है, ये जो एक सीक्वेंस रहता है इसी को हम बोल रहे हैं कि कंप्लीट सीक्वेंस ऑफ जीन। ठीक है, जीन का जो एक पूर्ण अनुक्रम रहेगा उसी को हम कहते हैं जीनोम। ठीक है, उसी को हम क्या कह रहे हैं? उसी को हम जीनोम कह रहे हैं। ऑल द डीएनए इंक्लूडेड इज जीन इन द सेल। ठीक है, तो ये जो सीक्वेंस रहेगा उसी को हम कहते हैं जीन। या फिर आप हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, ये हमारा नेक्स्ट पेज खाली रह गया, कोई बात नहीं। देखिए इसको समझ लीजिए पहले। ये है हमारे पास में क्रोमोसोम। क्या है हमारे पास में? क्रोमोसोम है। ठीक है, क्रोमोसोम है। अब इसी क्रोमोसोम को, ये जो हमारे पास में क्रोमोसोम है, इसी क्रोमोसोम को अगर हम ओपन करके देखेंगे या कहेंगे हम खोल के देखेंगे तो हमको क्या मिलेगा? हमको मिलेगा क्या? डीएनए। क्या मिलेगा हमको? ऐसे राउंड 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 करके हमको क्या मिलेगा? डीएनए मिलेगा। ठीक है, ये क्या है? हमारा क्रोमोसोम है। ठीक है, क्रोमोसोम। अब हम कह रहे हैं ये जो हमारा क्रोमोसोम है जब हम इसको ओपन करेंगे, ओपन ऐसे नहीं कि हमने यहाँ पे मैं आपके सामने क्रोमोसोम लेके आ गई और उसको ओपन करके दिखा रहे हैं, नहीं। ये सब चीज़ें जो होती हैं लैब वगैरह में होती हैं, बहुत सेफ्टी के साथ में। ठीक है, तो क्रोमोसोम को जब हम ओपन करेंगे तो वो हमें नजर आएगा डीएनए के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? डीएनए के फॉर्म में नजर आएगा। फिर आगे हम इस डीएनए को और ओपन करेंगे। ठीक है, इस डीएनए को हम और अगर आगे ओपन कर रहे हैं तो ये नजर आएगा हमें किस फॉर्म में? ये नजर आएगा हमें जीन के फॉर्म में। किसके फॉर्म में नजर आएगा? हमें ये नजर आएगा जीन के फॉर्म में। यानी कि क्रोमोसोम है हमारे पास में, क्रोमोसोम को हमने ओपन किया तो हमें वो डीएनए के फॉर्म में नजर आया। उस डीएनए को हमने और ओपन किया तो वो हमें जीन के फॉर्म में नजर आया। अब ये जो जीन है, ठीक है, ये जो जीन है इस पे जो कंप्लीट सीक्वेंस पाया जाएगा किसका? नाइट्रोजनस बेस का कंप्लीट जो सीक्वेंस पाया जाएगा। जैसे मान लीजिए एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, ग्वानिन, फिर ग्वानिन, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, ये जो सीक्वेंस रहेगा, ठीक है, ये वाला जो सीक्वेंस रहेगा, ठीक है, ये जो सीक्वेंस रहेगा, कंप्लीट जो सीक्वेंस रहेगा, ये जो कंप्लीट सीक्वेंस रहेगा किसका? जीन का। कंप्लीट सीक्वेंस ऑफ जीन, सॉरी सेल लिख दिया मैंने, कंप्लीट सीक्वेंस ऑफ जीन।
ठीक है। जीन का ये जो कंप्लीट सीक्वेंस रहेगा, किस में बात कर रहे हैं, कोशिका के अंदर बात कर रहे हैं, तो उसी को हम क्या कह देंगे, उसी को हम जीनोम कह देते हैं। ठीक है, उसी को हम क्या कहेंगे, उसी को हम जीनोम कह देते हैं। चलिए हम मूव करेंगे अपनी फर्स्ट स्लाइड की तरफ फिर से। मानव जीनोम प्रोजेक्ट या ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो कोशिका में कंप्लीट जीन का जो सीक्वेंस है वो क्या कहलाता है, जीनोम कहलाता है। यही मैं अभी आपको डायग्राम के जरिए आप लोगों को बताने की कोशिश कर रही थी। अभी जो मैंने नेक्स्ट स्लाइड पे बताया था कि किसी भी कोशिका के अंदर जो जीन का कंप्लीट सीक्वेंस है उसको हम क्या कहते हैं, जीनोम कहते हैं। ठीक है, हमारे पास में देखो अगुणित अगुणित कोशिकाएं होती हैं, आपस में मिलके वो द्विगुणित होती हैं, यानी कि हैप्लॉइड हैप्लॉइड आपस में मिलके डिप्लॉइड बनाती हैं। जैसे कि मेल के जो हैप्लॉइड सेल है, कौन सी है, स्पर्म है, फीमेल की भी है, एग है, आपस में ये मिलेंगे तब हो जाता है हमारा डिप्लॉइड। ठीक है, तब हमारा क्या हो जाता है, ये डिप्लॉइड हो जाता है। तो हम कह रहे हैं किसी भी अगुणित कोशिका या हैप्लॉइड सेल में जो बेस पेयर होते हैं वो कितने होते हैं, वो होते हैं 3 × 10⁹। ठीक है, तो याद रखेंगे कि किसी भी एक अगुणित कोशिका में बेस पेयर हमारे कितने पाए जाएंगे, कितने बेस पेयर पाए जाएंगे, वो पाए जाएंगे 3 × 10⁹। ठीक है, अब बेस पेयर आपको समझ में आना चाहिए। जैसे कि एडेनिन जुड़ा है थायमिन के साथ में, थायमिन जुड़ा है एडेनिन के साथ में, तो ये हो गया हमारा एक बेस पेयर, ये हो गया हमारा 2 बेस पेयर। ठीक है, वैसे ही साइटोसिन जुड़ा है हमारा ग्वानिन के साथ में, और ग्वानिन जुड़ा है हमारा साइटोसिन के साथ में। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे बेस पेयर। ठीक है, युग्म, क्षार युग्म होते हैं। तो हम कह रहे हैं हमारी एक अगुणित कोशिका में कितने बेस पेयर होते हैं, वो होते हैं 3 × 10⁹ बेस पेयर पाए जाते हैं हमारी एक अगुणित कोशिका में। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही कहा है अतुल, हाँ 3 × 10⁹ बेस पेयर होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये जो मानव जीनोम प्रोजेक्ट है इसको एक मेगा प्रोजेक्ट कहा गया। जो मानव जीनोम प्रोजेक्ट है इसको एक मेगा प्रोजेक्ट कहा गया। रीजन मेगा प्रोजेक्ट यानी कि काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट। क्यों कहा गया बड़ा प्रोजेक्ट, क्योंकि इसमें जो जीन का सीक्वेंस कहेंगे या जीनोम के बारे में जो पता लगाने जा रहे थे, इसमें काफ़ी अच्छा अमाउंट यहाँ पर खर्च हो रहा था। ठीक है, काफ़ी अच्छी मात्रा में या कहेंगे काफ़ी उसमें अमाउंट बहुत ज़्यादा खर्च हो रहा था। जो जीन का सीक्वेंस है उसको पता लगाने में या कहेंगे जीनोम के बारे में पता लगाने में अच्छा खासा अमाउंट यहाँ पर खर्च हो रहा था। इसीलिए इसको क्या कहा गया, इसीलिए इसको एक मेगा प्रोजेक्ट कहा गया। क्या कहा गया, इसीलिए इसको एक मेगा प्रोजेक्ट कहा गया। अब कितने पैसे खर्च हो रहे थे, क्यों कहा गया मेगा प्रोजेक्ट, क्योंकि इसमें $9 बिलियन, ठीक है, $9 बिलियन का पूरा इसमें कंप्लीट खर्चा आ रहा था, इसीलिए इसको एक मेगा प्रोजेक्ट कहा गया। भाई इतना सारा अमाउंट लगा के ये जो जीन के सीक्वेंस के बारे में पता कर रहे हैं, तो इतना पैसा क्यों खर्च कर रहे हैं, क्या फ़ायदा है इसका, ये भी तो जानना जरूरी है। कि कई देश आपस में जुड़े यूएसए के साथ में, ठीक है, उन्होंने इस प्रोजेक्ट पे काम किया, इतना पैसा लगाया, आखिरकार क्यों, इतना पैसा क्यों लगाया, और आपस में इतने सारे देश मिले, कई सारे देश मिले यूएस के साथ में, और फिर इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया। तो ऐसा क्या था इसमें, क्यों स्टार्ट किया, क्यों इतना पैसा खर्च किया, क्यों इतना समय इस प्रोजेक्ट पे खर्च किया, मानव जीनोम प्रोजेक्ट पे, वो सभी हम अब आगे देखेंगे। ठीक है, हाँ $9 बिलियन जो है टोटल यहाँ पर खर्चा आया था, इसीलिए इसको क्या कहा गया, इसीलिए इसको एक मेगा प्रोजेक्ट का नाम दिया गया। ठीक है, चलिए ये मैंने आपको अभी बताया था। नेक्स्ट चलते हैं हम। चलिए देखो, हमने यहाँ पे बोल रखा है इसको यूएस डिपार्टमेंट। हाँ, अब भाई ये बात आती है कि जो मानव जीनोम प्रोजेक्ट था इसको शुरू किसने किया, मानव जीनोम जो प्रोजेक्ट था इसको किसने शुरू किया। तो देखो एक एक नंबर के भी क्वेश्चन में यहाँ से बीच बीच में से आप लोगों को बताती चलूंगी, वो भी नोट डाउन करना, बाकी लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो आपको पूरा लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो जो मानव जीनोम प्रोजेक्ट था इसको किसने स्टार्ट किया,
ये भी तो पता होना चाहिए भाई। ऐसे ही हमने बोल दिया कई सारे देश आपस में मिलके मानव जीनोम प्रोजेक्ट पे काम किए, पर भाई ये स्टार्टिंग इसकी किसने की थी, किसने स्टार्ट किया? तो ये इसको स्टार्ट किया था यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। ठीक है, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, इन दोनों डिपार्टमेंट ने इसको मिलके स्टार्ट किया था मानव जीनोम प्रोजेक्ट को। ठीक है, 1 नंबर का यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, आप लोगों को नाम याद रखना है। ठीक है, चलिए ठीक है भाई, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने इसको स्टार्ट कर दिया। अब देखो ये जो प्रोजेक्ट है ये स्टार्ट हुआ था हमारा 1990 में। कब स्टार्ट हुआ था? 1990 में स्टार्ट हुआ था और इसको कंप्लीट होना था हमारा 2003 में। ठीक है, 1990 में ये स्टार्ट हुआ था और 2003 में इसको कंप्लीट होना था, यानी कि पूरा होना था। लेकिन हुआ क्या, ये 2003 में कंप्लीट ना होके हमारा कंप्लीट हुआ था 2006 में। ये तो देखो ऐसा तो अक्सर आपको देखने को मिला ही होगा कि इतने से इतने वर्ष का समय था और इतने वर्ष में ये पूरा हुआ। देखो जब भी कोई एक बड़ा प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है तो टाइम की लिमिटेशन तो वो रख देते हैं कि हाँ भाई इस प्रोजेक्ट को हम यहाँ से यहाँ तक या इतने से इतने टाइम में हम आपको कंप्लीट कर देंगे। लेकिन जब भी कोई एक बड़ा प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है तो वहाँ पे एक्स्ट्रा टाइम जाता ही जाता है। कई सारी जगहों पर आप लोगों ने देखा होगा, जैसे हमने उसमें जेनेटिक्स में पढ़ा था, जो हमारे सर ग्रेगर जॉन मेंडल थे, उन्होंने जो अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया था तो उनको भी कई वर्ष का समय लग गया था। ठीक है, तो एक टाइम लिमिट रखते तो हैं वो टाइम लिमिट, पर किसी भी प्रोजेक्ट में बहुत मुश्किल होता है, रेयरली ऐसा देखने को मिलेगा आप लोगों को कि कंप्लीट होता है, नहीं तो एक्स्ट्रा टाइम जो है वो जाता ही जाता है। तो ये 1990 में स्टार्ट हुआ था, इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होना था 2003 में, पर 2003 में कंप्लीट ना होके ये हमारा कंप्लीट हुआ था 2006 में। 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से ये भी बन सकता है कि मानव जीनोम प्रोजेक्ट जो है कब कंप्लीट हुआ था। तो कुछ बच्चे यहाँ पे अगर मान लीजिए मल्टीपल चॉइस में आता है तो 2003 ऑप्शन में होगा तो लगा के आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा है कब कंप्लीट हुआ था, कब कंप्लीट होना था नहीं, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, होना था पूछा जाए तो कंप्लीट तो होना था 2003 में, लेकिन हुआ था कब? 2006 में कंप्लीट हुआ था। ठीक है, हाँ 13 साल का ये प्रोजेक्ट रहा था। हाँ बिल्कुल सही है, 13 साल का ये प्रोजेक्ट रहा था। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, इन दोनों डिपार्टमेंट्स ने मिलकर ये आपस में शुरू किया था। ठीक है, चलें आगे चलें फिर। यह एक अंतर्राष्ट्रीय परियोजना थी। ठीक है, यह एक अंतर्राष्ट्रीय परियोजना थी, जिस पर अंतर्राष्ट्रीय परियोजना हम क्यों कह रहे हैं इसको, मैंने अभी बताया था कि जिस पर बहुत सारे देशों ने एक साथ मिलके यूएसए के साथ इसको कंप्लीट किया था। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यूएसए ही नहीं था कि सिर्फ उसने ही इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया था, बाकी और कई देशों ने भी यूएस को सपोर्ट दिया था मानव जीनोम प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। इसीलिए हम इसको एक अंतर्राष्ट्रीय परियोजना भी कहते हैं। ठीक है, इसीलिए हम इसको एक अंतर्राष्ट्रीय परियोजना या कहेंगे इंटरनेशनल प्रोजेक्ट भी कहते हैं मानव जीनोम प्रोजेक्ट को। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? आगे चलते हैं। अब इसका उद्देश्य क्या था भाई? इतना पैसा खर्च किया, $9 बिलियन खर्च किए, इतने देशों ने अपना सहयोग दिया, इतना समय गया, तो आखिरकार ये जो इतना सब तामझाम हुआ है, पैसा गया, टाइम गया, बहुत सारे देशों का सहयोग मिला, तो ये सब इतना तामझाम आखिरकार क्यों किया गया है? क्या उद्देश्य है इसका? इस प्रोजेक्ट को करने का उद्देश्य क्या है? तो देखो, इस प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य है मनुष्य के जीनोम का जो संगठन है, यानी कि स्ट्रक्चर जो है, यानी कि कैसे मानव की जो संरचना है वो कैसे बनी हुई है, उसका संगठन, उसकी संरचना व उसके कार्यों के बारे में विवरण प्राप्त करना है। ठीक है, इतना जो ये पैसा, समय और देशों का सहयोग जो मिला है, ये क्यों खर्च किया गया? क्योंकि जो एक मनुष्य है उसका जो संगठन है, यानी कि जो शरीर है वो कैसे बना है, उसकी संरचना कैसी है और उसके कार्य कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, इस सब के बारे में पता करने के लिए
ये प्रोजेक्ट जो है स्टार्ट किया गया, इसका मुख्य उद्देश्य ये था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? मैम लॉन्ग क्वेश्चन कैसे आएगा? देखो लॉन्ग क्वेश्चन कैसे आएगा, मानव जीनोम प्रोजेक्ट पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ऐसे आएगा। और कैसे आएगा लॉन्ग क्वेश्चन? ठीक है, या फिर ऐसे भी हो सकता है, क्वेश्चन को घुमा के दे देंगे कि मानव जीनोम प्रोजेक्ट जो था वो किन किन देशों के द्वारा स्टार्ट किया गया, या ये एक कैसी परियोजना थी, ठीक है, इसके उद्देश्य क्या थे, इसकी क्या उपयोगिता थी, इन सब के बारे में बताइए। ऐसे भी पूछ सकते हैं कि मानव जीनोम प्रोजेक्ट का उद्देश्य तथा उपयोगिता के बारे में बताइए। तो आपको मानव जीनोम प्रोजेक्ट की क्या उद्देश्य था, क्या इसकी उपयोगिता थी, ये सब के बारे में बताना है। ये सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लेगा, मानव जीनोम प्रोजेक्ट पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। संक्षिप्त टिप्पणी का मतलब होता है कि आपको अपने आप ही सारा कुछ बताना है। अगर उन्होंने कुछ पॉइंट जो है आपको वो दे रखे हैं कि हाँ आप इसका उद्देश्य बताइए, इसकी उपयोगिता बताइए, कि कहाँ मतलब ये परियोजना जो है कब से कब तक चली, तो वो अगर कोई कुछ पॉइंट्स आपको उन्होंने पहले से ही दे रखे हैं तो आप उन्हीं पॉइंट्स पे काम करेंगे, उन्हीं पॉइंट्स को क्लियर करेंगे, लिख के आएंगे, नोट डाउन करेंगे। अगर उन्होंने लिख दिया है संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, तो जो कुछ भी आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में पता है आप खुद ब खुद अपने आप से लिख के आ जाना। ठीक है, ठीक है, हमने यहाँ तक बात कर ली। उद्देश्य क्या था इसका, कि जो मानव है उसकी संगठन संरचना तथा कार्यों के बारे में पता लगाना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, इस कार्य के अंतर्गत मनुष्य के गुणसूत्र पर। ठीक है, ये जो प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था इसमें क्या हुआ था, इस कार्य के अंतर्गत मनुष्य के जो गुणसूत्र हैं, ठीक है, मनुष्य के गुणसूत्र पर पाए जाने वाले सभी जीन के कार्यों के बारे में पता लगाना, या कहेंगे जीन का कार्य पता करके संपूर्ण जीव के विषय के बारे में जानकारी प्राप्त करना। ठीक, देखो अब इसको समझ लीजिए। जो जीन रहते हैं हमारे, वो कहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं? हाँ, यहाँ ही बनाया था मैंने। हाँ, ठीक है, क्या बोला है वहां पर? किसी भी क्रोमोसोम पर। ठीक है, मान लीजिए ये तो क्रोमोसोम है, इस पर ये ए जीन है, यहाँ पर बी जीन है, तो इन्होंने बोला है किसी भी क्रोमोसोम पर उपस्थित जीन, ये क्या है? जीन उपस्थित है। कहाँ पर उपस्थित है? क्रोमोसोम पर उपस्थित है। ठीक है, तो ये ही बोला है किसी भी क्रोमोसोम पर उपस्थित जीन के कार्यों के बारे में पता करके, यानी कि इस क्रोमोसोम पर जो ये जीन उपस्थित हैं ए और बी, इनके क्या कार्य हैं, ये कैसे कार्य कर रहे हैं। ठीक है, तो इन जीन के कार्यों के बारे में पता करके संपूर्ण जीव की जो उसका जो कंप्लीट वो है, संपूर्ण जीव के बारे में पता कर लेना। ठीक है, मान लीजिए किसी भी मनुष्य की हम ले रहे हैं, हम एनिमल भी ले सकते हैं। मान लीजिए किसी भी मनुष्य का हमने क्रोमोसोम ले लिया, उस पे जो जीन उपस्थित है उनके बारे में पता कर लिया कि ये जो जीन है ये किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं। ठीक है, जब हमने ये पता कर लिया कि ये जो जीन है किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं, तो जिस मनुष्य से हमने ये क्रोमोसोम लिया है, फिर हम उस मनुष्य की पूरी जानकारी यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, उस मनुष्य की पूरी जानकारी हम यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। यही बोला है यहाँ पर कि इस कार्य में क्या किया गया है, इस कार्य के अंतर्गत मनुष्य के गुणसूत्र पर पाए जाने वाले सभी जीनों का कार्य पता करके संपूर्ण जीव के विषय में जानकारी प्राप्त करना। ठीक है, मान लीजिए कि हमको नहीं पता है, ठीक है, हमको नहीं पता है कि किस जीव का ये क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम लाके दे दिया लैब में, लीजिए भाई ये है क्रोमोसोम। आप बताइए कि ये जो हमने आपको क्रोमोसोम दिया है, इस जीव की जो संरचना होगी, जो संगठन होगा, जो उसके कार्य होंगे, वो किस प्रकार के होंगे। ठीक है, मान लीजिए मैंने आपको एक क्रोमोसोम लाके दे दिया कि लीजिए आपको लैब में जाना है, इसका जो पूरा स्ट्रक्चर है, जीन का कार्य है, फंक्शन है, जो भी है, इसके बारे में आपको पता करना है। ठीक है, हमको नहीं पता कि वो क्रोमोसोम मैंने कहाँ से आपको लाके दिया है, किसी इंसान का है, किसी जानवर का है, किसका है।
नहीं, मैं आपको नहीं बताया। तो ये करेंगे क्या, इस प्रोजेक्ट में हुआ क्या था कि उस क्रोमोसोम पर जो जीन उपस्थित है उसके कार्य पता किए, उन्हीं के कार्यों के आधार पर पता कर लिया जाएगा संपूर्ण जीव की जानकारी के बारे में कि ये कैसा जीव है, कैसे इसके कार्य रहे होंगे, कैसा इसका शारीरिक संगठन रहा होगा या शारीरिक संरचना रही होगी। तो कंप्लीट जानकारी वहां से हमको मिल जाएगी। ये भी एक इसका कार्य था। ठीक है, चैप्टर फिनिश हो गया क्या? नहीं, अभी इसमें हमारा 1-2 टॉपिक और बचे हैं, फिर चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, 1-2 टॉपिक और बचे हैं, फिर हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, अब मानव जीनोम प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या था? जो मानव जीनोम प्रोजेक्ट है उसका क्या उद्देश्य है भाई, क्यों किया गया? इतना पैसा खर्च किया, $9 बिलियन। ठीक है, एक अंतर्राष्ट्रीय परियोजना इसको मानी गई और इतने देशों ने यूएस को सहयोग दिया अपना, इतना समय खर्च किया गया, 1990 से 2003 तक का समय दिया गया, लेकिन और एक्स्ट्रा समय गया, 2006 तक गया। तो ये जो इतना किया गया है, आखिरकार इस प्रोजेक्ट का क्या उद्देश्य है? ये आपका वाइवा का क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ से आपके जब बोर्ड एग्जामिनेशन में, जब बोर्ड एग्जामिनेशन वाले जो आपके प्रैक्टिकल होंगे, प्रैक्टिकल होते हैं बोर्ड प्रैक्टिकल, तब वहाँ पे वाइवा में एक क्वेश्चन बन सकता है कि मानव जीनोम प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या था, क्यों उस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया, क्या उद्देश्य था उसको प्रोजेक्ट को शुरू करने का। ठीक है, तो क्या उद्देश्य है? देखो, पहला पॉइंट देखेंगे हम, मानव डीएनए में मिलने वाले, ठीक है, हमारा जो डीएनए है उसमें मिलने वाले HGP ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के कुछ महत्वपूर्ण लक्ष्य निम्नलिखित हैं, जैसे कि लगभग 20,000 से 25,000 सभी जीनों के बारे में पता लगाना। ठीक है, इन्होंने अपने उद्देश्य रखे, कुछ गोल रखे कि हाँ भाई, हमको इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत किन किन चीज़ों के बारे में पता लगाना है, किन किन चीज़ों की जानकारी हमको यहाँ से प्राप्त करनी है। अब देखो, कोई भी चीज़ हम जब स्टार्ट करते हैं, कोई भी किसी भी चीज़ के लिए जब हम तैयारी करते हैं या स्टार्ट करते हैं, तो उससे स्टार्ट से पहले हमें एक गोल बनाना पड़ता है। ठीक है, जैसे आप लोगों ने 12th में एडमिशन लिया, आपका गोल है अब, या आपका गोल था कि हमें 12th एग्जामिनेशन में 90+ लेके आना है। ठीक है, आपने एडमिशन लिया, आपने एक गोल बनाया कि हमें 90+ लेके आना है, तो ये हो गया आपका गोल। तो जब तक आपका कोई गोल नहीं रहेगा, आप उसको स्टार्ट नहीं कर सकते हो। ठीक है, अब बिना गोल के स्टार्ट करने वाले बच्चे क्या करते हैं, एक दिन क्लास अटेंड कर ली, अरे हो जाएगी, कर लेंगे, अभी तो बहुत समय बचा है। ठीक है, और आखिरकार में उनके पास में कोई समय नहीं बचता है। तो होता क्या है कि एक गोल सेट किया आपने, ठीक है, एक उद्देश्य रखा कि हमको अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में 90+ लेके आना है हर सब्जेक्ट में। ठीक है, ये आपने गोल रख लिया। जब आपने इसको गोल मान के आप चल रहे हो कि मुझे हर सब्जेक्ट में 90+ लेके आना है, तब आप उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, फिर अपना टाइम टेबल सेट करेंगे, उसके अकॉर्डिंग ही आप अपना डेली का रूटीन बनाएंगे कि मुझे कितने घंटे पढ़ना है, कितने घंटे रिवीजन करना है, कितने घंटे अपने आप को देने हैं या थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट के लिए देने हैं। तो आपने एक गोल सेट कर लिया, उसी गोल के आधार पर आप अपनी पूरी दिनचर्या को वहाँ पर सेट करोगे। ठीक है, तो वैसे ही उद्देश्य रखा गया था यहाँ पर कि लगभग 20,000 से 25,000 जीनों के बारे में पता लगाना, पहला उद्देश्य। ठीक है, पहला उद्देश्य क्या था कि लगभग 20,000 से 25,000 जीनों के बारे में यहाँ पर पता लगाना पहला उद्देश्य था इनका। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? चलिए, हम चल रहे हैं यहाँ पर, आइए सेकंड पॉइंट की तरफ हम बढ़ेंगे। सेकंड पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट देख लिया हमने कि हमारा उद्देश्य क्या था कि 20,000 से 25,000 जो हमारे जीन हैं उनके बारे में पता लगाना। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट पे हम आते हैं। सेकंड पॉइंट है हमारा मानव डीएनए को बनाने वाले, ठीक है, मानव डीएनए को बनाने वाले 3 × 10⁹ बिलियन रासायनिक क्षार युग्मों के अनुक्रम को निर्धारित करना। ठीक है, यानी कि
जो हमारे पास में 4 युग्मों का जो अनुक्रम है उसको हम निर्धारित करेंगे, यानी कि उसको फिक्स करेंगे कि हाँ इस पर हमको काम करना है। तो कितना दे रखा है, 3 × 10⁹ बिलियन जो रासायनिक क्षार युग्म है उसके अनुक्रमों को यहाँ पर निर्धारित करना है। सेकंड गोल हमारा ये था, ठीक है, सेकंड गोल हमारा ये था यहाँ पर। मुझे लगता तो नहीं है कि आप लोग आके स्कूल वगैरह से रिकॉर्डेड क्लास देखते होंगे, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, देख लेना, अभी टाइम नहीं है आपके पास, आगे जरूर देख लेना। देखो डेली की क्लास आप डेली ले लोगे, जैसे आज की क्लास है उसको उस क्लास को आज ही लेके ख़त्म करोगे तो ठीक है, लेकिन ये सोचोगे कि कर लेंगे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, तो डेली डेली अगर आप इकट्ठा करोगे उसको तो आप पे बहुत सारा सिलेबस हो जाएगा, फिर लास्ट में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है उसको कंप्लीट करना एक साथ में, ठीक है। एक साथ में उसको कंप्लीट करना मुश्किल हो जाता है, डेली डेली हम जितना कराते हैं उतना करते चलिए। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा 3rd पॉइंट, उपयुक्त जानकारी के जो आंकड़े हैं, उपयुक्त जानकारी को आंकड़ों के रूप में संग्रहित करना। यानी कि जो भी मानव जीनोम प्रोजेक्ट से जो हमको जितनी भी जानकारी मिलेगी, ठीक है, जितनी भी जानकारी हमको मिली मानव जीनोम प्रोजेक्ट से, उसको क्या करना है, उसको आंकड़ों के रूप में संग्रहित करना है, यानी कि आंकड़ों के रूप में इकट्ठा करना है। आंकड़ों के रूप में कैसे, यानी कि पूरा उसको लिख के रखना है, हिसाब देना है, ठीक है। जैसे कि पापा ने मान लीजिए आपको 500 रुपये दिए, मार्केट भेजा कि ये सामान लेके आओ, तो उनको आके आपको हिसाब देना है हर चीज़ का कि 20 रुपये का मैंने ये लिया, 100 रुपये का मैंने ये लिया, 150 रुपये का मैंने ये लिया। तो वो क्या है, एक आंकड़ों में आप उसका क्या दे रहे हैं, विवरण दे रहे हैं, एक हिसाब दे रहे हैं कि 500 जो रुपीज़ है, 500 जो रुपये हैं, उसको आपने कैसे कैसे कहाँ कहाँ पे खर्च किया। वैसे ही यहाँ पर जो जितनी भी जानकारी मिलेगी इस प्रोजेक्ट से, उसको क्या करना है, आपको आंकड़ों के रूप में संग्रहित करना है। ये भी एक उद्देश्य था, यानी कि वो उसको लिखित में लिख के रखना है, ठीक है। सबको नोट डाउन करके रखना है कि इतने बेस पेयर हमने देख लिए, इतने जीनों के बारे में जानकारी मिल गई, इतने जीनों के बारे में जानकारी नहीं मिली, इस जीन से हमको ये पता चला, उस जीन से उस जीव की ये शारीरिक संरचना पता चली। यानी कि जो भी हमको जो कुछ भी पता चलेगा उसको सबको आंकड़ों के रूप में यहाँ पर हमको इकट्ठा करके रखना है, ये एक उद्देश्य था। नेक्स्ट, योजना द्वारा उठने वाले नैतिक, कानूनी व सामाजिक मुद्दों के बारे में विचार करना। यानी कि ये प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले एक उद्देश्य इनका ये भी था कि ये जो हम योजना शुरू कर रहे हैं इस पे कुछ नैतिक, कुछ कानूनी, कुछ सामाजिक जो मुद्दे रहेंगे उन पर सवाल ना उठे, उन पर लोगों के विचार ना उठें, उस चीज़ को भी ध्यान में रखना है। जैसे कि मान लीजिए आपने ले लिया 12th में एडमिशन, ठीक है, आपने 10th की, आपने सब्जेक्ट चूज़ किए, तो आप सब्जेक्ट चुनने से पहले क्या सोचेंगे कि भाई मेरे घर वाले तैयार होंगे कि नहीं। आप अपनी मर्जी से अपने लिए सब्जेक्ट चुन रहे हैं, PCM या PCB, ठीक है, तो वो आपकी चॉइस है कि आपने बायो ली है, मैथ नहीं ली है। लेकिन आप सब्जेक्ट लेने से पहले क्या सोचेंगे, क्या मेरे घर वाले बायो लेने के लिए तैयार हो जाएंगे मैं बायो लूँगा तो, या फिर उसमें जो सामाजिक लोग रहते हैं जैसे कि रिश्तेदार वगैरह जो रहते हैं वो लोग क्या कहेंगे, क्योंकि उनको फ्री में ज्ञान देने की आदत होती है ना। हालांकि उनका कुछ राइट नहीं होता है, बच्चे की अपनी मर्जी होनी चाहिए, उनके पेरेंट्स की मर्जी होनी चाहिए। हाँ, अगर आपको कोई सही सलाह दे रहा है तो बिल्कुल लेनी चाहिए, चाहे वो कोई भी इंसान हो, ठीक है। पर हाँ, ज़्यादा किसी को फालतू का इंटरफेयर करने का कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है। जैसे आप लोगों ने भी बहुत नोटिस किया होगा, जब भी आप लोगों का रिजल्ट आता होगा, रिश्तेदारों के पहले फ़ोन आ जाते हैं कि हाँ भाई रिजल्ट आ रहा है, आज आ रहा है, कितने बजे आ रहा है। वैसे ही आपको सब्जेक्ट चुनने से पहले इन सब के बारे में सोचना कि मेरे फ्रेंड्स ने क्या लिया है, मैं क्या लूँ, मेरे घर वाले कुछ कहेंगे तो नहीं, रिश्तेदार जो फालतू के हैं जो ज्ञान देते हैं वो तो आके कुछ नहीं कहेंगे पेरेंट्स से कि अरे बच्चे को बायो क्यों दिलवा रहे हो, मैथ्स दिलवाओ, इंजीनियरिंग करवाना, ठीक है। तो इन सब के बारे में भी सोचना, अपना
गोल को स्टार्ट करने से पहले, गोल क्या है आपका 12th एग्जामिनेशन में 90+ लेके आना, ये गोल है। तो वैसे ही यहाँ पे क्या है कि इस योजना को शुरू करने से पहले इनका उद्देश्य ये भी था कि नैतिक, कानूनी तथा सामाजिक मुद्दों पर विचार करना, यानी कि इसमें से किसी भी प्रकार का यहाँ पे कोई सवाल ना उठे इनके ऊपर कि ऐसा आप क्यों कर रहे हैं। तो पहले इन चीज़ों पर भी यहाँ पर विचार किया गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? फटाफट से बताएं। गोल जब भी आपको सेट करना है अपने पेरेंट्स की सलाह लीजिए, उसमें उनकी राय लीजिए। आपके जो बड़े हैं, देखो बड़े मतलब हर बड़े को जानकारी नहीं हो सकती, ये मैं मानूंगी, ये मैं आपको कहूँगी भी, और इस बात को मैं मानती भी हूँ। जरूरी नहीं है कि आपसे कोई बड़ा है तो उसको उस बारे में जानकारी हो ही हो, ठीक है। पर कुछ बड़े ऐसे भी होते हैं कि फ्री में अपना ज्ञान देते हैं, चाहे जानकारी हो चाहे जानकारी ना हो। पर हाँ, ऐसे लोग जिनको अच्छी नॉलेज है, जिनको अच्छी जानकारी है आपके फील्ड में या किसी भी फील्ड में, वो आपको नॉलेज दे रहे हैं, चाहे वो आपके पेरेंट्स हो, आपके भाई हो, बहन हो, रिलेटिव हो, कोई भी हो, वो आपको जानकारी दे रहे हैं, तो उनसे आपको जानकारी जरूर लेनी चाहिए, ठीक है। लेकिन जो फालतू का कुछ लोग ज्ञान देते हैं, कुछ अता पता नहीं है किसी भी चीज़ के बारे में, उनसे ज्ञान नहीं लेना। अगर रिस्पेक्ट करो उनकी, बोल रहे हैं सुन लीजिए, एक कान से सुनिए, दूसरे से निकाल दीजिए, ठीक है। चलिए, अब मानव जीनोम जो प्रोजेक्ट है, इसकी उपयोगिता क्या है, इसकी क्या उपयोगिता है मानव जीनोम प्रोजेक्ट की। हमने उद्देश्य देख लिए, क्या उद्देश्य है। अब हम देखेंगे इसकी उपयोगिता क्या है मानव जीनोम प्रोजेक्ट की, ठीक है। चलिए, फर्स्ट पॉइंट हम सबसे पहले देखेंगे, किसी मनुष्य की आनुवांशिक वंशावली को निर्धारित किया जा सकता है। यानी कि कोई भी मनुष्य है, ठीक है, कोई भी मनुष्य है, उनकी हमने कहा है आनुवांशिक वंशावली, वंशावली मतलब उनका जो वंश रहा होगा उसके बारे में पता किया जा सकता है। मान लीजिए अभी लैब में उनके पास में कोई भी जीन है, कोई भी क्रोमोसोम है, कोई भी जीन है, उस जीन से उनको उनके वंश के बारे में पता करना है, उनके वंशज कैसे हुआ करते थे उस बारे में पता करना है। तो वो उस एक जीन के जरिए उनकी जो पूरी वंशावली रहेगी, वंशावली मतलब जो एक ट्री चार्ट जो रहता है, चार्ट जो रहता है कि इनके माता पिता कैसे रहे होंगे, इनके दादा दादी कैसे रहे होंगे, या उनकी और भी जो आगे पीछे वाली जो पीढ़ियां रहती होंगी, उन सब के बारे में पता करना, ठीक है। पहली उपयोगिता ये है, यही हमने लिखा है, किसी मनुष्य की आनुवांशिक वंशावली, यानी कि उनके वंशज कैसे रहे होंगे उनके बारे में पता करना। वंशावली को निर्धारित किया जा सकता है, यानी कि पता लगाया जा सकता है कि उनके वंशज जो हैं वो किस प्रकार से रहे होंगे, उनका शारीरिक संगठन, उनका कार्य, उनका बिहेवियर कैसा रहा होगा, ये सारी जानकारी वहाँ से प्राप्त की जा सकती है, ठीक है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट रहेगा हमारा, दूसरा पॉइंट है हमारा, मनुष्य में रोग उत्पन्न करने वाले जीनों में न्यूक्लियोटाइड के अनुक्रम का पता लगा सकते हैं। यानी कि मनुष्य में जो रोग उत्पन्न करने वाले जीन हैं, ठीक है, मनुष्य में भाई जो जीन है उनमें से कुछ जीन ऐसे हैं जो रोग उत्पन्न करते हैं, ठीक है। तो रोग उत्पन्न करने वाले जीनों में जो न्यूक्लियोटाइड का अनुक्रम रहता है उसके बारे में पता लगाना। अब देखिए, अब ऐसे मान लीजिए ये जीन है, ठीक है, इस जीन पे ये न्यूक्लियोटाइड का अनुक्रम है, ठीक है, ये न्यूक्लियोटाइड का अनुक्रम है। अब हम ये ऐसा मान के चलते हैं इसको कि ये जो मैंने यहाँ पर जो पिंक कलर से बनाया है, इस जीन पर ये जो पिंक वाला है ये न्यूक्लियोटाइड का वो अनुक्रम है जो क्या कर रहा है, जो रोग उत्पन्न कर रहा है, ठीक है। हमने मान लिया कि इस जीन पर ये जो पिंक वाला न्यूक्लियोटाइड का, किसका, न्यूक्लियोटाइड का, ठीक है, जीन पर जो पिंक कलर से मैंने बताया है, ये वो सीक्वेंस है न्यूक्लियोटाइड का जो क्या कर रहा है, जो हमारे शरीर में रोग उत्पन्न कर रहा है, हमारे शरीर में क्या कर रहा है, रोग उत्पन्न कर रहा है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, जब हमको पहले ही पता चल जाएगा कि किसी जीन पर न्यूक्लियोटाइड का कौन सा सीक्वेंस ऐसा है जिससे हमारे शरीर में
कोई रोग उत्पन्न हो रहा है या रोग उत्पन्न होने वाला है, ठीक है, पहले से भी पता कर सकते हैं कि हाँ भाई न्यूक्लियोटाइड का ये सीक्वेंस ऐसा है जिससे कि क्या होगा, आगे चल के इस पर्सन को या इस मनुष्य को या इस जीव को किसी भी प्रकार की कोई भी बीमारी या आनुवंशिक रोग हो सकता है। तो हमें जब पहले से ही पता चल जाएगा तो हम उसको वहाँ पर क्योर कर सकते हैं, उसको रोक सकते हैं, उसको होने से बचा सकते हैं, ठीक है। एक उपयोगिता इसकी ये हो गई, मैंने इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको सीक्वेंस में बना के भी बताया है, ठीक है। चलिए थर्ड पॉइंट की तरफ चलते हैं। थर्ड पॉइंट है हमारा अनेक आनुवंशिक रोग, सिकल सेल एनीमिया और हीमोफीलिया। ये सभी कैसे रोग हैं? सिकल सेल एनीमिया, हीमोफीलिया, वर्णांधता, ये सभी क्या है? आनुवंशिक रोग हैं, ठीक है। तो आनुवंशिक रोग जैसे कि सिकल सेल एनीमिया, हीमोफीलिया आदि को पहचाना जा सकता है, ठीक है। ये आनुवंशिक रोग हैं तो पहले से ही इनके बारे में पता लगाया जा सकता है, इनको पहचाना जा सकता है। जब हम इनको पहले से ही पहचान लेंगे, पहले से ही इनके बारे में पता लगा लेंगे तो हम इनको आसानी से क्योर कर लेंगे, ठीक है। अब सिकल सेल एनीमिया क्या होता है? यानी कि इसमें जो हमारी ब्लड सेल्स रहती हैं, हमारी जो ब्लड सेल्स रहती हैं जिनका आकार कुछ ऐसा मिलेगा आपको देखने को। सिकल सेल एनीमिया में हमारी ब्लड सेल्स जो रहती हैं उनका आकार ऐसा हो जाता है, ठीक है, उनका आकार ऐसा हो जाता है। ये हमारी ब्लड सेल्स है, ऐसी दिखती है नॉर्मल, और सिकल सेल एनीमिया में उसका आकार कुछ ऐसा हो जाता है, ठीक है। और हीमोफीलिया, हीमोफीलिया तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। हीमोफीलिया में क्या होता है कि जो ब्लीडिंग रहती है, हीमोफीलिया में रक्त का थक्का नहीं जमता। क्या होता है? हीमोफीलिया में रक्त का थक्का यहाँ पर नहीं जम पाता है, जिसके कारण होता क्या है, जिसके कारण जो व्यक्ति है उसमें नॉन स्टॉप ब्लीडिंग यहाँ पर होती रहती है, ठीक है। वेरी गुड मॉर्निंग, काफ़ी लेट आते हो भाई आप लोग। हाँ, जैसे कि कलर ब्लाइंडनेस भी लिखा है, कलर ब्लाइंडनेस हो गया, हीमोफीलिया हो गया। वैसे ये सभी कैसे रोग हैं? ये सभी के सभी आनुवंशिक रोग हैं। इनके बारे में पता लगाया जा सकता है और पता लगा के इनको क्योर किया जा सकता है, ठीक है। हीमोफीलिया भी बता चुकी हूँ। नॉन स्टॉप ब्लीडिंग रहती है, किसकी वजह से? इसमें एक प्रोटीन इन्वॉल्व रहता है जो उन पेशेंट में क्या होता है, एब्सेंट रहता है। यानी कि जिसको हीमोफीलिया है उनमें वो प्रोटीन नहीं रहेगा, ठीक है, वो प्रोटीन नहीं रहेगा, जिसकी वजह से नॉन स्टॉप ब्लीडिंग होती रहती है। तो इस प्रकार के जो हमारे आनुवंशिक रोग रहेंगे उनके बारे में पहले से ही हम क्या करते हैं, पहले से ही हम पता लगा लेते हैं। इसकी उपयोगिता है मानव जीनोम प्रोजेक्ट की, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। फोर्थ पॉइंट है हमारा जीन थेरेपी द्वारा आनुवंशिक रोगों का उपचार किया जा सकता है। यानी कि मान लीजिए हमें पहले से पता चल गया कि जीन, ये वाला जीन जो है रोग उत्पन्न करने वाला है, ठीक है। जैसे कि हमने ये सेकंड वाला पॉइंट देखा था, वैसे ही तो यहाँ दे रखा है जीन थेरेपी द्वारा आनुवंशिक रोगों का उपचार किया जा सकता है। जीन थेरेपी द्वारा कैसे? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे मैं बताती हूँ नेक्स्ट स्लाइड पे आप लोगों को। यहाँ दे रखा है कि जीन थेरेपी द्वारा रोगों का पता लगाया जा सकता है या रोगों का उपयोग किया जा सकता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये जीन का सीक्वेंस है, ठीक है, ये जीन है हमारा नॉर्मल। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इस जीन में, ये बीच बीच में ये ऑरेंज देखिए जरा, ये वो जीन है जो क्या कर रहा है, जो रोग उत्पन्न कर रहा है, ठीक है। ये ऑरेंज कलर से बीच बीच में दिख रहा होगा, मान लीजिए ये जीन है। अब ये जो बीच में आपको ऑरेंज कलर से दिख रहा है, ये वो जीन है जो क्या कर रहा है, रोग उत्पन्न कर रहा है। क्या कर रहा है? रोग उत्पन्न कर रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस जीन में वो जीन जो रोग उत्पन्न कर रहे हैं उसको हम क्या करेंगे, उसको हम जीन थेरेपी द्वारा, किसके द्वारा? जीन थेरेपी द्वारा यहाँ से हम उसको अलग कर देंगे, ठीक है। जब हमने जीन थेरेपी द्वारा उसको ही अलग कर दिया तो क्या यहाँ पर वो आनुवंशिक रोग होगा?
नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जीन थेरेपी द्वारा हमने उसका उपचार कर दिया है, वहाँ से उसको हटा दिया है। ठीक है, वहाँ से उस पोर्शन को हटा ही दिया है जिसके द्वारा हमको आनुवांशिक रोग या किसी भी प्रकार का कोई भी रोग जो है वो उत्पन्न हो रहा था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, नेक्स्ट पॉइंट कहो या लास्ट पॉइंट कह लीजिए आप, वो है हमारा ये। ठीक है, अंग प्रत्यारोपण को, यानी कि जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट होते हैं, ठीक है, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन आपने सुना होगा। ऑर्गन जो ट्रांसप्लांट होते हैं कि भाई किसी का लीवर खराब है, किसी की किडनी खराब है, तो किसी और दूसरे ने डोनेट किया है, ठीक है, तो उसको कहते हैं हम ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। ठीक है, यानी कि कोई भी शरीर का ऑर्गन ट्रांसप्लांट करना। जैसे कि हम ब्लड लेते हैं, हमें खून की कमी हो जाती है तो किसी और पर्सन से या ब्लड बैंक से हम ब्लड लेते हैं, ब्लड चढ़वाते हैं अपने ऊपर। वैसे ही ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है, अंग प्रत्यारोपण, कि हमारे शरीर का कोई अंग जब खराब हो जाता है तो किसी और पर्सन द्वारा दिया गया, ऐसा नहीं कि कोई जिंदा पर्सन है वो ही आपको दे देगा। ठीक है, पर ऐसा भी होता है बहुत सारे केसों में कि किसी की किडनी खराब है तो कोई और पर्सन या उनके जो रिलेटिव हैं वो अपनी एक किडनी उनको दे देंगे। ठीक है, दोनों एक एक किडनी पे यहाँ पर सरवाइव करेंगे। ठीक है, तो पॉइंट है हमारा, अंग प्रत्यारोपण को असफल होने से रोकने के लिए अंग प्रत्यारोपण में दाता व प्राप्तक, यानी कि जो डोनर है, जो अंग दे रहा है और जो अंग ले रहा है, दोनों दाता व प्राप्तक के अंगों का मिलन किया जा सके। यानी कि मानव जीनोम प्रोजेक्ट की एक उपयोगिता ये भी है, देखो जब पहले जानकारी नहीं थी तो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, बहुत पहले की बात कर रही हूँ, अब तो बहुत ज़्यादा एडवांस हो गया है कि ऑर्गन ऐसे ही ट्रांसप्लांट कर दिया, रखा है, दे दिया। पर भाई जो डोनर है, जो ऑर्गन डोनेट कर रहा है, और जो प्राप्तक है, जो रिसीवर है, जो ऑर्गन ले रहा है, ठीक है, उन दोनों के ऑर्गन, उन दोनों के जीन या ब्लड ग्रुप ये सब मैच हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, या मान लीजिए जो वो है रिसेप्टर है जो रिसीव कर रहा है, जो प्राप्तक है जो ले रहा है ऑर्गन, उसको वो ऑर्गन सूट करेगा या नहीं करेगा। ऐसा ना हो कि ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के बाद में या उसी समय पे उस व्यक्ति को कोई ऐसा हादसा हो जाए, उसकी मृत्यु हो जाए या वो उसको सूट ना करे। तो उससे पहले ही क्या करेंगे कि जो दाता है, जो देने वाला है, और जो प्राप्तक है, दोनों के अंगों का मिलन करके देखेंगे। यानी कि जो ले रहा है और जो दे रहा है, जो ऑर्गन जो जा रहा है, वो दोनों आपस में अच्छे से मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, एक दूसरे को सूट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के बाद में उसको जो ले रहा है उसको किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो, आगे चल के कोई परेशानी ना हो, ये आप पहले से ही पता कर लिया जाता है मानव जीनोम प्रोजेक्ट के जरिए। ठीक है, तो ये मानव जीनोम प्रोजेक्ट हमारा खत्म होता है। याद रखने वाले पॉइंट कौन से हैं इसमें? जीनोम किसे कहते हैं, ठीक है, ये प्रोजेक्ट कब स्टार्ट किया गया, ये एक कैसी परियोजना है, इस परियोजना के क्या उद्देश्य हैं, इसको कब स्टार्ट किया गया था, खत्म कब हुआ था, खत्म कब होना था। ठीक है, हर पॉइंट याद रखना है। उद्देश्य इसके क्या क्या है, उपयोगिता इसकी क्या क्या है, ये सब। ठीक है, अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये डिटेल में आप लोगों को पूछ लिया जाएगा। अगर यहाँ से आपके एक एक नंबर के या दो दो नंबर के क्वेश्चन आते हैं तो वो तो आपके इसमें से काफ़ी सारे बन जाएंगे। ठीक है, मैं बीच बीच में जैसे आप लोगों को पढ़ा रही थी तो बीच में जो एक एक नंबर के क्वेश्चन आ रहे थे वो भी मैं आपको साथ के साथ बताती चलती हूँ डेली। ठीक है, तो आपके एक नंबर के, दो नंबर के क्वेश्चन तो यहाँ से बहुत सारे बन जाएंगे। और अगर लॉन्ग क्वेश्चन आ गया कि मानव जीनोम प्रोजेक्ट की उद्देश्य और उपयोगिता के बारे में बताइए, तो आपको ये पूरा का पूरा लिख के वहाँ पर आना है। ठीक है, चलिए, तो जो आज का हमारा सेशन है उसको हम करते हैं यहीं पर ख़त्म। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को सेशन जो है वो आज का पसंद आया होगा। कमेंट करके ज़रूर बताना सेशन आप लोगों को कैसा लगा है। और जिन भी बच्चों ने अभी तक लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है सेशन को, वो सेशन को लाइक कर दें, शेयर कर दें। ठीक है, कल मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें और
फिर से बोल रही हूँ, सेम मेरा रिपीट है कि जितना आपको डेली पढ़ाया जाता है उसका रिवीजन जरूर करते रहें, ठीक है। चलिए कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।